Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जी चैप्टर 19 अपने सामने रखिए असाइनमेंट। जी आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। आज के लेक्चर में सबसे पहले हमने चैप्टर 19 के जो प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे होम असाइनमेंट के तौर पे अटेम्प्ट करने के लिए, उनको डिस्कस करेंगे, उनमें अगर कोई प्रॉब्लम है। सबसे पहले जो क्वेश्चंस कंसेप्ट रिव्यू क्वेश्चन है जिसमें हमने नॉर्मली रिप्रोडक्शन करनी होती है, उनको डिस्कस कर लेते हैं। इस सेक्शन में जो है क्वेश्चंस टू रीड, इस सेक्शन में कोई क्वेश्चन अगर डिस्कस करना चाहते हो, समझ नहीं आया पूछ लीजिए। ये सारे क्वेश्चन इजी थे, अटेम्प्ट कर लिए। क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 10 में कह रहा है स्टेट ब्रीफली द रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन अंडर विच ए प्राइवेट कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड। वो कंडीशन बतानी है तीन हमने कि लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 50, रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स एंड प्रोहिबिट्स इन्विटेशन टू जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर शेयर्स और डिबेंचर। जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉट अबाइडिंग बाय द कंडीशन अंडर द कंपनीज एक्ट 2017। अगर आप इन कंडीशन को फॉलो नहीं करते तो फिर आपके ऊपर पब्लिक कंपनी की प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाते हैं, क्योंकि फिर प्राइवेट कंपनी नहीं रहती है, ठीक है, पब्लिक कंपनी की प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे। जी क्वेश्चन 11 कहते हैं प्रोस्पेक्टिव इंडिविजुअल स्पॉन्सर हैज रिक्वेस्टेड योर एडवाइस वेदर कंपनी लॉ परमिट्स एन इंडिविजुअल टू इनकॉर्पोरेट ए होली ओन्ड कंपनी, ब्रीफली डिस्क्राइब द रेलिवेंट लीगल प्रोविजंस। बताइए, वो कहता है कि क्या एक इंडिविजुअल जो है वो एक कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकता है होली ओन्ड? तो बिल्कुल सिंगल मेंबर कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकता है। इसके रूल्स क्या होते हैं? इसका मेंबर एक ही होगा और इसका डायरेक्टर भी एक ही होगा, और ये अपने नाम के एंड पे एसएमसी प्राइवेट लिखेगी, ठीक है। ये होली ओन्ड कंपनी होती है। पॉसिबिलिटी है कि एक मेंबर के साथ कंपनी बनाई जा सके। जी और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं। चलिए केस स्टडीज की तरफ आते हैं। केस स्टडीज में टोटल 7 क्वेश्चंस थे जो आपको दिए गए थे। इसमें से कुछ क्वेश्चन तो शायद हमने क्लास के दौरान में डिस्कस कर लिए थे, अटेम्प्ट कर लिए थे, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में कोई इशू नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। इसमें देखिए हमें वो ब्रेकअप दे रहा है कि टोटल मेंबर्स जो है 52 बन रहे हैं। कह रहे कॉर्पोरेट मेंबर्स जो हमारी कंपनी है, Executive has recently joined ABC Private Limited. She informed the CEO that the membership of the company has crossed the maximum number provided under the Companies Act 2017. अब देखिए प्राइवेट कंपनी है और प्राइवेट कंपनी में कह रहे हैं कि जी मिनिमम नंबर से मेंबर एक्सीड हो गया, मैक्सिमम नंबर से एक्सीड हो गया। मैक्सिमम कितने हैं? 50। उसने जो ब्रेकअप हमें बता के दिया वो 52। तो रूल ये है कि अगर आपके मेंबर्स प्राइवेट कंपनी में मेंबर्स 50 से एक्सीड कर जाए तो फिर इसे कन्वर्ट करवाना पड़ता है पब्लिक कंपनी में। तो बताइए क्या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करवाने की जरूरत है? क्यों जरूरत नहीं है भला? हाँ जी, क्योंकि इसमें जो जॉइंट शेयर होल्डिंग है उसको उसने 4 कंसिडर किया, हालांकि जॉइंट शेयर होल्डिंग जो है उनको 1 कंसिडर किया जाता है। तो इसका मतलब है जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हैं इस वक्त कंपनी के वो 49 है। कंपनी को कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं, अपने आप को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करवाने की जरूरत नहीं। 50 से कम ही है मेंबर्स टोटल। उसने गलती क्या की कि जॉइंट शेयर होल्डर्स थे उनको अलग अलग कंसिडर किया मेंबर, हालांकि वो एक ही मेंबर कंसिडर किया जाता। 2 क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 जी। कॉर्पोरेट मेंबर्स कहते हैं अगर हमारी कंपनी ने शेयर्स इशू किए और वो परचेज किए नेचुरल पर्सन ने, इंडिविजुअल ने, जैसे आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, तो ये हमारी कैटेगरी होगी इंडिविजुअल्स की। लेकिन अगर एक कंपनी के शेयर किसी दूसरी कंपनी ने खरीद लिए तो फिर ये किसकी एग्जांपल होगी? कॉर्पोरेट मेंबर्स की। जी जी एक बंदे 2 बंदे शेयर लिए, एक ने 4 लाख, दूसरे 6 लाख। नहीं, इससे ये मुराद नहीं है। इससे मुराद ये है कि 10 लाख शेयर्स लिए गए और 10 के 10 लाख चारों लोगों की प्रॉपर्टी है। 10 लाख के 10, जैसे जिस तरह होता है बाजू का ऐसा कि प्रॉपर्टी परचेज करें। फर्ज कीजिए हमने फॉर एग्जांपल 2 कनाल की प्रॉपर्टी परचेज की, किसी फादर ने अपने 2 बच्चों के लिए, तो उसके पास 2 ऑप्शन है। पहली ऑप्शन तो ये है
कि दोनों बच्चों को एक एक कनाल ट्रांसफर कर दे। दूसरी ऑप्शन ये है कि 2 कनाल की 2 कनाल प्रॉपर्टी जो है दोनों के नाम पे ट्रांसफर कर दे। ये जो दूसरी ऑप्शन है ये जॉइंट ओनरशिप कहलाती है। इसमें दोनों ओनर है और दोनों की जो प्रॉपर्टी है वो 2 कनाल, उस दोनों का शेयर है इसमें, उसमें प्रॉपर्टी को सिंगल यूनिट समझा जाता है। तो उसी तरह यहाँ पे ये जॉइंट शेयर होल्डिंग जो अगर हो, इसी तरह का कंसेप्ट है। अगर शेयर्स को कुछ लोग मिलके सारे के सारे शेयर्स को जॉइंट ओनरशिप है तो वो 1 शेयर मेंबर समझा जाएगा, वो 4 मेंबर्स नहीं समझे जाएंगे इससे। जी, और कोई क्वेश्चन नंबर 3 में कोई प्रॉब्लम? 3 में कोई प्रॉब्लम नहीं? अच्छा, 3 में प्रॉब्लम है। वो कह रहा है कि जी स्टार इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड इज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, SIPL एंटर्ड इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट विद गैलेक्सी ट्रेडर्स फॉर द सप्लाई ऑफ कॉटन yarn. Mr. Anwar, the main shareholder, chief executive of SIPL, signed the contract for SIPL. कंपनी के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट किसने साइन किया? मिस्टर अनवर। जाहिर है कंपनी जो भी कॉन्ट्रैक्ट करेगी उसके अपने हाथ पैर थोड़े ही कंपनी के, कोई ना कोई नेचुरल पर्सन उसके बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट को साइन करेगा। ठीक है, तो नॉर्मली जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं वो कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव है, ये लोग रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कंपनी को, कंपनी के बिहाफ पे ये साइन करते हैं डॉक्यूमेंट्स को। तो चीफ एग्जीक्यूटिव ने साइन किए, बिल्कुल ठीक है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। GT हैज सप्लाइड द कॉटन yarn इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रैक्ट बट SIPL हैज नॉट पेड द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। सप्लायर ने माल सप्लाई कर दिया, उसको पैसे नहीं मिले। On GT's demand for payment, Mr. Anwar stated that he had never intended for SIPL to pay GT. कहता है मेरा तो कभी पैसे देने का इरादा ही नहीं था, सप्लायर ने जब पैसे उससे मांगे। GT has brought a claim against SIPL and Mr. Anwar for the payment of unpaid contract price. कह रहा उस सप्लायर ने कंपनी के खिलाफ और मिस्टर अनवर के खिलाफ केस फाइल किया है। आप बताइए कि क्या मिस्टर अनवर लायबल है? क्यों लायबल नहीं है? रीजन क्या लिखेंगे हम? सेपरेट लीगल स्टेटस है कंपनी का और इसके डायरेक्टर्स का। जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं, कंपनी के मैनेजर्स होते हैं, वो कंपनी की लायबिलिटी के लिए कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। ठीक है, जब तक कि वो अपनी विद इन पावर्स काम ना कर रहे हो। हाँ, अगर वो अपनी पावर से बाहर आउटसाइड पावर कोई काम करते हैं, इलीगल एक्टिविटी करते हैं, तो फिर तो डायरेक्टर्स या मैनेजर लायबल हो सकते हैं अपने एक्ट के लिए। लेकिन अगर वो अपनी लिमिट्स के अंदर रहते हुए, लीगल पावर्स के अंदर रहते हुए कंपनी के बिहाफ पे जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे, जो भी एक्ट्स करेंगे, उनके लिए लायबल कंपनी होगी, वो इंडिविजुअल नहीं होंगे। ठीक है, हाँ कंपनी लायबल है, बिल्कुल लायबल है। मिस्टर अनवर के बारे में पूछा, मिस्टर अनवर लायबल नहीं है। आगे रीजन लिख देंगे क्यों? सेपरेट लीगल स्टेटस है दोनों का। बिल्कुल जी, 3 क्लियर। क्वेश्चन 4 भी क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 मिसेज राहील वाला, ये तो 2-3 दफा डिस्कस हुआ है। खास तौर पे इसमें वो आप पूछते हैं कि सर राइट्स क्या है? लायबिलिटी तो समझ आ गई, राइट्स क्या है? तो क्या है राइट्स मिसेज राहील के? लायबिलिटी तो ये है ना कि जितनी अमाउंट एग्री की है उसने मेमोरेंडम में, वो उस अमाउंट तक कंट्रीब्यूट करना है। वैसे तो राइट क्या है कि अगर उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा अगर 10 मिलियन एग्री किया था, उससे ज्यादा 12 मिलियन तो कभी पे नहीं करेंगे। हाँ, अपना जो ड्यू शेयर होता था उससे अगर ज्यादा पे कर दिया तो उसकी रिकवरी वो दूसरे मेंबर से करवा सकते हैं। ठीक है जी। जैसे अगर 2 मेंबर्स है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी के, दोनों ने कहा कि हम 10-10 मिलियन तक की अमाउंट एग्री करते हैं, डिफॉल्ट किया, कंपनी ने 10 मिलियन की लायबिलिटी पे करनी है। अब असूली तौर पे दोनों को 5-5 मिलियन पे करना चाहिए मेंबर्स को, लेकिन दूसरा मेंबर भाग गया कहीं और पहला मेंबर जो है वो लोगों के हाथ है, क्रेडिटर्स के हाथ है, उन्होंने कहा भाई निकालो 10 मिलियन। तो क्योंकि 10 मिलियन तक का एग्री किया हुआ था, उसने 10 मिलियन पे करेगा पहला मेंबर, लेकिन उसका अपना जो ड्यू शेयर था उससे उसने ज्यादा पे किया है। अपना ड्यू शेयर तो उसका 5 बनता था, 5 मिलियन। तो इसका मतलब है अब इस बंदे का राइट है कि वो जो मेंबर भाग गया उसको ढूंढ के उससे 5 मिलियन तक की रिकवरी करवा सकता, ये राइट होता है जी। और की क्वेश्चन जी?
नहीं, इसमें 6 देखिए, लीगल केस स्टडी का रूल है, आपने सबसे पहले तो लीगल प्रोविजन लिखनी है। ये केस किस कंसेप्ट से रिलेट करता है? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी से। तो आपने सबसे पहले कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में लायबिलिटी बतानी है कि लायबिलिटी क्या होती है। वो अमाउंट जो कि मेंबर्स एग्री करते हैं टू कंट्रीब्यूट इन द इवेंट ऑफ इट्स वाइंडिंग अप, वो मेमोरेंडम में लिखी होती है अमाउंट। ये लिखेंगे पहले लीगल प्रोविजन, फिर उसके बाद डिसीजन देंगे कि राइट्स क्या है और लायबिलिटीज क्या उसके बाद। ठीक है, नॉर्मली जो लॉ है उसकी केस स्टडी का असूल जहन में रखिएगा। 3 चीजें प्रेजेंट करनी होती हैं हमने, 3 चीजें। पहली चीज लीगल प्रोविजन रेलिवेंट वाली, रेलिवेंट जो उस केस से रेलिवेंट है। जैसे इस केस में कौन सी लीगल प्रोविजन रेलिवेंट है? लिमिटेड बाय गारंटी लायबिलिटी। फिर उसके बाद लीगल प्रोविजन के बाद डिसीजन देना है अपना कि कोई चीज किसी चीज के लिए यस या नो जो भी उसने पूछा है। फिर उसके बाद बेसिस ऑफ डिसीजन देने होते हैं। यहां पे हम पहले लीगल प्रोविजन लिख देंगे, फिर उसने हमसे राइट्स और लायबिलिटी पूछा है तो लायबिलिटी की हेडिंग देके लायबिलिटी लिखेंगे, राइट्स की हेडिंग देके फिर राइट लिख देंगे। बात समझ आई? तो जनरल रूल क्या है? जनरल रूल क्या है लॉ की केस स्टडीज को अटेम्प्ट करने का? 3 चीजें हमने प्रेजेंट करनी है, लीगल प्रोविजन, डिसीजन, बेसिस ऑफ डिसीजन। बेसिस ऑफ डिसीजन का मतलब वो केस से रिलेट कर रहे होते हैं। ठीक है, केस से रिलेट कर रहे होते हैं। जैसे जो पीछे मिस्टर अनवर वाली थी, इसमें हम पहले उसे बता देंगे कि कंपनी का एक सेपरेट लीगल स्टेटस होता है, कंपनी के एक्ट्स के लिए जो डायरेक्टर मैनेजमेंट लायबल नहीं होते। ये हमारी लीगल प्रोविजन। बेसिस ऑफ डिसीजन में लिखेंगे अनवर इज नॉट, सॉरी डिसीजन में लिखेंगे अनवर इज नॉट लायबल। बेसिस ऑफ डिसीजन में लिखेंगे बिकॉज अनवर एंड कंपनी बोथ हैव सेपरेट लीगल स्टेटस फ्रॉम ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 6 जी, क्या ये वो कह रहा है स्टेटमेंट है, बताइए ट्रू है या फॉल्स है। स्टेटमेंट क्या है? एवरी लिमिटेड कंपनी हैज टू राइट प्राइवेट विद इट्स नेम। हाँ, हर एवरी लिमिटेड कंपनी हैज टू राइट लिमिटेड विद इट्स नेम। अच्छा, इसको 2 तरह से करेक्ट कर सकते हैं। या तो इसको इस तरह लिख सकते हैं कि एवरी प्राइवेट कंपनी हैज टू राइट प्राइवेट विद इट्स नेम, ये भी ठीक है। यानी वर्ड के लिहाज से कंपनी की डिस्क्रिप्शन चेंज कर दी, और दूसरा कंपनी के लिहाज से उस वर्ड की डिस्क्रिप्शन भी चेंज कर सकते हैं। यानी इसको यूं भी कर सकते हैं, एवरी लिमिटेड कंपनी हैज टू राइट लिमिटेड विद इट्स नेम। ठीक है, वो एक्सेप्शन केस है, एक्सेप्शनल केस डिस्कस नहीं करते हम। ठीक है नरमन जी, एवरी प्राइवेट कंपनी हैज टू राइट, हाँ जी, प्राइवेट लिमिटेड विद इट्स नेम। ठीक है, लेकिन उसने चूंकि प्राइवेट का वर्ड मेंशन किया, लिमिटेड का मेंशन नहीं किया, तो हम उसके ड्राफ्ट किए हुए क्वेश्चन के मुताबिक आंसर कर रहे हैं जी। 6 क्लियर हो गया। अच्छा, इसकी नेचर ज़हन में रखिएगा। एग्जाम में सम टाइम ये ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन पूछता है, सम टाइम पूछता है कि जी इसकी कोई एक स्टेटमेंट दे के हमें बताएगा इसकी एक्सेप्शंस बताइए क्या है। ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन होता है। कोई हमें स्टेटमेंट दे देगा और कहेगा कि लॉ में इसकी एक्सेप्शन बताए। लॉ में जो कंसेप्ट हम पढ़ते हैं अक्सर कंसेप्ट की एक्सेप्शंस होती हैं, यानी वो सिचुएशन जिनमें वो रूल अप्लाई नहीं होता, वो कंसेप्ट अप्लाई नहीं होता। ठीक है, तो हमने याद रखे जब कभी लॉ में आगे चल के कंसेप्ट पढ़ेंगे, अगर कहीं पे एक्सेप्शन आती है उसको फौरन हाईलाइट कर लेना आपने। एग्जाम का रूल है कि वो हमसे नॉर्मल कंसेप्ट नहीं पूछेगा, एक्सेप्शनल सिचुएशंस पूछेगा, एक्सेप्शंस पूछेगा। तो जहां कहीं आगे एक्सेप्शंस है उसको हमने डिस्कस करना जरूर। क्वेश्चन नंबर 7, ये तो डिस्कस हो गया था क्लास में। तो ओवरऑल असाइनमेंट कोई डिफिकल्ट तो नहीं थी। चलिए, वो अभी के क्वेश्चन आएंगे तो मैं उसकी ड्राफ्टिंग का तरीकाकार आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा साथ साथ जी। बुक में लिखा हुआ है तो पब्लिक कंपनी है उसके सिक्योरिटी रिवॉर्ड फैक्टर लिस्टिंग होती है, वो पब्लिक ऑपरेट नहीं करते। जब बात लिखा हुआ है कि हाँ जब चाहे वो कर सकते हैं, क्या मतलब? देखें, पब्लिक कंपनी की 2 टाइप्स हैं, पब्लिक अनलिस्टेड, पब्लिक लिस्टेड। प्राइवेट कंपनी तो अपनी सिक्योरिटीज यानी शेयर्स, डिबेंचर्स कभी इशू कर ही नहीं सकती। प्राइवेट कंपनी कर ही नहीं सकती। पब्लिक अनलिस्टेड
कर सकती है, क्योंकि पब्लिक कंपनी है, कर सकती है, लेकिन उसे उसके लिए अपने शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवाना पड़ेगा। और जो पब्लिक लिस्टेड कंपनी है वो ऑलरेडी इशू कर चुकी है, वो कर सकती नहीं है, कर चुकी है लिस्टेड कंपनी। अनलिस्टेड कर सकती है, अभी शेयर इशू नहीं किए। जी और कोई क्वेश्चन? जी ये पहले बताइए, केस स्टडी वाला एरिया से पूछ। केस स्टडी क्वेश्चन 4 में पार्ट 2 में 2 मार्क्स है। हु मे रिवोक द लाइसेंस रिक्वायर्ड, हाँ तो बताएंगे अथॉरिटी कौन है जो लाइसेंस रिवोक कर सकती है। कॉन्सिक्वेंसेस, अच्छा ये कॉन्सिक्वेंसेस जो है इनमें आप सिर्फ इतना लिख सकते हैं कि वो कंपनी उसको अपने एसोसिएशन जो है उसको वाइंड अप करना पड़ेगा और अपने एसेट्स दूसरी किसी सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसफर कर देने पड़ेंगे। हम मार्क्स के लिहाज से अपने आंसर को शॉर्ट कर देंगे। जी क्लोज कर दें असाइनमेंट को। चलिए असाइनमेंट की डिस्कशन हमारी कंप्लीट हुई। आज लेक्चर नंबर 7 है, लेक्चर 7 है आज कंफर्म। जी स्टार्ट करते हैं अब आज का लेक्चर। सबसे पहले अगर प्रीवियस लेक्चर में कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। जी मेरे हाँ जी, कंपनीज एक्ट ओवरराइड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, इसका मतलब क्या है ये सुन लीजिए। देखिए एक कंपनी पे बहुत सी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं जो बाइंडिंग होती है उस कंपनी पे। जैसे जितनी भी कंपनीज हैं उन सब ने कंपनीज एक्ट 2017 को फॉलो करना है, जो कुछ भी इसमें लिखा हुआ है। फिर इसके बाद एक और डॉक्यूमेंट होती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, फिर एक और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, फिर एक होती है रेजोल्यूशंस जो मेंबर पास करते हैं, रेजोल्यूशंस जो मेंबर डिसीजन करते हैं। वो कहता है कि ये जो आपको हमने 4 डॉक्यूमेंट्स बताई हैं जिनको एक कंपनी ने फॉलो करना है, अगर ये आपस में कंफ्लिक्ट कर रही है किसी बात पे तो आप किसकी बात मानेंगे? वो कहता है हिरार्की यही होगी। अगर कंपनीज एक्ट का किसी दूसरी डॉक्यूमेंट के साथ कंफ्लिक्ट है तो जो कंपनीज एक्ट में लिखा वो प्रिवेल करेगा। अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का आर्टिकल के साथ कंफ्लिक्ट है, आर्टिकल एसोसिएशन का किसी मेंबर्स की रेजोल्यूशन से कंफ्लिक्ट, तो इसीलिए वो कह रहा है कंपनीज एक्ट जो है ओवरराइड करेगा। ओवरराइड का मतलब इसके पास सुपीरियर पावर है, ठीक है, इसके पास सुपीरियर पावर है। जहां कहीं कंफ्लिक्ट होगा हम इसी हिरार्की में डिसीजन करेंगे कि सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट कंपनीज एक्ट, उसके बाद मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसके बाद आर्टिकल्स, उसके बाद रेजोल्यूशन। क्लियर हो गया बात? तो इसीलिए वो कह रहा है, जैसे फर्ज आपको पता है लॉ हमेशा प्रिवेल करता है रेजोल्यूशन वगैरह से। अगर हम कोई कंपनी बना लेते हैं और आपस में ये रेजोल्यूशन पास करते हैं कि जी एक जगह पे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में लिखा है हमने टैक्स देना है, हमने कुछ लोगों ने आपस में एग्रीमेंट कर लिया, रेजोल्यूशन पास कर ली, हम तो गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देंगे। अब बताइए क्या वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस वाली बात प्रिवेल करेगी, वो ओवरराइड करेगा या जो हमने रेजोल्यूशन पास किया है, जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने कहा? तो हर जगह ये रूल होता है कि जो एक्ट लॉज पास किए गए हैं वो प्रिवेल ओवरराइड करते हैं आपकी बाकी चीजों। जी और कोई क्वेश्चन? जी पूछे। जी बिल्कुल, इट शुड ऑलवेज मैच विद द नेम ऑफ द कंपनी का मतलब ये है कि जो प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस, अच्छा प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस कहते हैं जिसमें कंपनी के ज्यादातर एसेट्स या ज्यादातर रेवेन्यू जिससे जनरेट हो रहा हो, उस सेक्टर को, उस बिजनेस को हम कहते हैं प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस। उन ट्रांजैक्शन, वो कहता है कि आपने जो भी प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस है, जैसे आपका प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस है इंश्योरेंस,
आपका प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस है टेक्सटाइल बिजनेस, एयरलाइन बिजनेस, टेलीकॉम बिजनेस, जो भी आपका प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस है, कहते हैं आपके नाम में उसकी झलक दिखनी चाहिए ताकि लोगों को नाम पढ़ के अंदाजा हो जाए कि आपका प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्या है। जैसे कल एग्जांपल दी थी हमने कि वो नॉर्मली शुगर मिल्स हैं, उनके नाम में आपको साथ लिखा मिल जाता है शुगर मिल्स, टेक्सटाइल कंपनी के नाम में मिल जाता है, एयरलाइंस के नाम में मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरह वो कह रहे हैं कि नाम के साथ कोई ऐसे आपने नाम को ऐसे रखना है कि प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस उसके साथ मैच कर रहा हो, शो हो रहा हो। जी और कोई क्वेश्चन? जी हाँ, वो कह रहे हैं कि जब कभी आपने नेम को चेंज करना है उसके लिए रजिस्ट्रार से अप्रूवल की जरूरत है। आपको पता है स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हैं, उसके बाद रजिस्ट्रार से अप्रूवल लेने के लिए जाते हैं। रजिस्ट्रार अप्रूव करता है तो फिर चेंज फाइनल समझा जाता है, रजिस्ट्रार के अप्रूवल के बगैर चेंज फाइनल नहीं समझा। वो कहता है लेकिन फर्ज कीजिए अगर आप अपनी कंपनी को पब्लिक से प्राइवेट और प्राइवेट से पब्लिक में कन्वर्ट करवा रहे हैं, फर्ज कीजिए, तो बताइए अब असल में नाम तो टेक्निकली देखा जाए तो अगर प्राइवेट से पब्लिक में कन्वर्ट करवाया तो बाकी नाम तो सेम है, उसमें प्राइवेट का वर्ड अब डिलीट हो जाएगा। अगर आपकी पब्लिक कंपनी थी, आपने उसे पब्लिक से प्राइवेट में कन्वर्ट करवाया तो बाकी नाम तो सेम रहेगा, प्राइवेट का वर्ड ऐड हो जाएगा क्योंकि लीगल रिक्वायरमेंट है। क्या इसको हमें चेंज इन नेम समझना चाहिए कि नहीं समझना चाहिए? देखिए प्रैक्टिकली देखिए, कॉमन सेंस कहती है कि नाम चेंज नहीं हो तो सिर्फ स्टेटस चेंज होने की वजह से लीगल रिक्वायरमेंट के मुताबिक प्राइवेट का वर्ड ऐड किया जा रहा है या डिलीट किया जा रहा है। लेकिन लॉ कहता है लीगली ये भी चेंज ऑफ नेम है, लेकिन इस केस में आपको रजिस्ट्रार की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस केस में यानी इसका मतलब है लॉ भी रिकॉग्नाइज कर रहा है इस चीज को कि यार ये चेंज तो जो है वो टेक्निकली देखा जाए तो चेंज इन नेम नहीं है, नाम तो वही है, तो लीगल रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करने के लिए वर्ड को ऐड या डिलीट किया जा रहा है। जी और कोई क्वेश्चन? जी मेरा क्वेश्चन नंबर चैप्टर 19 का, चैप्टर 20 का क्वेश्चन नंबर 14। A company is intending, case study है जी, a company is intending to borrow million from a bank having complied with the prudential regulations. On examination of this memorandum, the bankers find that the same does not contain a clause for borrowing. बैंक कह रहे हैं मेमोरेंडम में तो बोरिंग की क्लास है ही नहीं कि कंपनी बारो कर सकती है कि नहीं कर सकती। तो कह रहा है कंपनी रिस्पॉन्ड बाय सेइंग दैट दिस वाज ड्यू टू एन एरर इन ड्राफ्टिंग द मेमोरेंडम एंड कमिट्स टू मेक रिक्विजिट चेंज देयरइन एट द फॉरथकमिंग एनुअल मीटिंग। वो कह रहे हैं कि जी असल में टाइप करते हुए गलती हो गई है तो हम ऐसा करते हैं कि आइंदा जो जनरल मीटिंग होगी उसमें इसको अप्रूव करवा लेंगे। बैंक प्रोसीड्स विद डिसबर्समेंट ऑफ द लोन, बैंक ने लोन दे दिया। डिस्कस द लीगैलिटी आर अदरवाइज ऑफ दिस ट्रांजैक्शन, बताइए ट्रांजैक्शन लीगल है कि नहीं है? भाई लीगल है। पहले तो हम लीगल प्रोविजन लिख देंगे ना कि जो कंपनी की मेमोरेंडम है या आर्टिकल्स है उसमें बोरोइंग पावर्स का मेंशन होना जरूरी नहीं है, ये एज्यूम्ड पावर होती है किसी भी कंपनी की कि वो बारो कर सकती है। ठीक है, इसके बाद तो इस केस में भी जो बैंक ने डिसबर्समेंट किया है वो बिल्कुल ठीक किया है क्योंकि मेमोरेंडम कंप्लीट है, इसमें लोन बोरोइंग पावर का लिखा होना जरूरी नहीं। क्लियर हो गया जी? और कोई क्वेश्चन? अंडरटेकिंग क्लास, अंडरटेकिंग क्लास में शेयर होल्डर ये कहते हैं कि जी हम अंडरटेकिंग देते हैं, हम ये बयान देते हैं, हम हल्फिया बयान देते हैं कि हमने मेमोरेंडम में ऊपर जो भी कंडीशंस लिखी हुई हैं आइंदा सारी जिंदगी इनको फॉलो करते रहेंगे, इनके खिलाफ नहीं जाएंगे, बल्कि इसके अलावा भी अगर आप कोई हम पे कंडीशन इम्पोज करेंगे हम फ्यूचर में हम उसको भी फॉलो करेंगे। ठीक है, ये एक फॉर्मेलिटी होती है वो अंडरटेकिंग देनी होती है। और इसके नीचे फिर होती है एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन क्लास, जिसमें क्या लिखा होता है सारे के सारे जो सब्सक्राइबर्स होते हैं उनके नाम, पर्टिकुलर्स और हर एक ने कितने कितने शेयर लेने हैं वो लिखे होते हैं, क्योंकि जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाए तो उनको फिर वो शेयर्स खरीदने पड़ते हैं, पैसे देने पड़ते हैं। जी सब्सक्रिप्शन क्लास में
हाँ जी ठीक है, इसके साथ वो अंडरटेकिंग क्लास अलहदा से लिखा हुआ है। हाँ जी, तो अंडरटेकिंग क्लास में, सब्सक्रिप्शन क्लास में वो ये अंडरटेकिंग दे रहे हैं कि जी हम जो शेयर्स अभी हमारे सामने लिखे हम बाद में ये परचेज करेंगे, ठीक है, वो सब्सक्रिप्शन के लिहाज से अंडरटेकिंग दे रहे हो जी। और कोई क्वेश्चन जी, 1 बाय 1 जी। प्राइवेट में कन्वर्ट होगी तो प्राइवेट में मिनिमम 50 जी बिल्कुल। स्टार्ट से नहीं देगा कि जब मैं अपना पब्लिक से प्राइवेट जा रहा हूं तो नहीं, देखें, एक पहली चीज तो ये है कि पब्लिक से प्राइवेट या प्राइवेट से पब्लिक में जो कन्वर्जन है ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए इसके बारे में ज्यादा ना सोचें। दूसरा वो कह रहे हैं सर पब्लिक कंपनी जब प्राइवेट में कन्वर्ट होगी, फर्ज कीजिए उसके मेंबर 60 है तो प्राइवेट कंपनी में तो 50 होने चाहिए, तो क्या करेंगे? तो भाई वो कुछ मेंबर्स दूसरे मेंबर्स को अपने शेयर्स खरीद बेच देंगे, वो तादाद कम करके फिर ही कन्वर्ट करेंगे जी। और कोई क्वेश्चन जी? बिल्कुल, डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस देनी है। तो डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस तो अलहदा से है, वो तो ये होता है कि हम इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दें। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो हम अंडरटेकिंग दे रहे हैं वो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के हवाले से हैं कि हम आइंदा सारी जिंदगी इन्हीं रूल्स के मुताबिक कंपनी चलाएंगे जी। आपके क्वेश्चन थे? हाँ, लॉ ने सम टाइम पहले हुआ ये करता था पेनल्टीज के केस में कि हर सेक्शन के बाद लिखी होती थी कि अगर कंपनी ने ये सेक्शन में जो हमने बात की है ये ना मानी तो उसको इतनी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, कहीं 1 लाख, कहीं 5 लाख, कहीं 10 लाख, कहीं 5,000। अब लॉ ने पेनल्टीज को सबको स्ट्रीमलाइन कर दिया, उसने 3 तरह की पेनल्टीज बना दी है, पेनल्टी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। अब जहां कहीं वो पेनल्टी आएगी वो सिर्फ इतना बताता है कि लेवल 1 की पेनल्टी, लेवल 2 की पेनल्टी, लेवल 3 की पेनल्टी, और उसने एंड पे अपने जो कंपनीज एक्ट है उसमें बता दिया कि लेवल 1 की पेनल्टी कितनी होती है, लेवल 2 की कितनी, लेवल 3 की कितनी। तो यहाँ पे अब हमें पेनल्टीज के बारे में वो अमाउंट्स वगैरह याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब। और आई कैप में भी याद रखें जो एग्जाम में क्वेश्चन सेट होते हैं उसमें नॉर्मली पेनल्टीज नहीं पूछता, ठीक है। कुछ एक स्वेयर केसेस है जिनमें वो पेनल्टीज के बारे में पूछता है, जैसे एक जगह पे कहता है कि अगर डिविडेंड अनाउंस किया और विद इन प्रेस्क्राइब टाइम पे नहीं किया आपने शेयर होल्डर्स को, उसमें पेनल्टी आपको क्या मिलेगी। वो आई कैप का फेवरेट टॉपिक है, वो पेनल्टी पूछता है। नॉर्मली रूटीन नेचर की जो हमारे प्रोविजंस हैं इनकी वायलेशन पे क्या पेनल्टी होगी, आई कैप इसको टेस्ट नहीं करता, वो कंसेप्ट टेस्ट करता है, उस कंसेप्ट की वायलेशन पे पेनल्टी क्या कंपनी को पे करना पड़ेगी ये टेस्ट नहीं करता नॉर्मली जी। रेटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ कंपनी में प्राइवेट कंपनी अपना नाम चेंज करना है तो इसका के पास जी बिल्कुल। चैप्टर नंबर 19 में जो पावर एंड ड्यूटीज ऑफ कमीशन में हमने दूसरा पॉइंट करा था कि टू अलाउ स्टेट जी जी बिल्कुल। पहले सर ये कंपनी नहीं, वो हमने कल एक कंसेप्ट ये पढ़ा था कि नॉर्मली तो चेंज ऑफ नेम है तो रजिस्ट्रार के पास जाना है, लेकिन अगर कंपनी अपना नाम चेंज करके कुछ ऐसे अल्फाज रखना चाह रही हैं जो रिस्ट्रिक्टेड है तो उस केस में कमीशन के पास जाना पड़ता है। वो याद है? हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। वो नेम्स याद हैं, वो आई कैप ने पूछे हुए कई दफा क्वेश्चन में कि बताइए वो कौन से नेम्स हैं जो रिस्ट्रिक्टेड है और कमीशन की अप्रूवल के बगैर कंपनी वो नाम नहीं रख सकते, वो हमें याद होने चाहिए जी। और की क्वेश्चन नहीं, चलिए आज के कंसेप्ट्स की तरफ चलते हैं। आज हमने 2 कंसेप्ट स्टडी करने हैं। एक कंसेप्ट हम स्टडी करेंगे लर्निंग ऑब्जेक्टिव 5 चेंज इन प्लेस क्लास, और दूसरा है चेंज इन प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस। ये 2 कंसेप्ट हमने स्टडी करने हैं, एक चेंज इन प्लेस क्लास और दूसरा चेंज इन प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस। तो पहले चेंज इन प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस जो है इसको पढ़ते हैं। अच्छा, ज़हन में रखिएगा हमने कंसेप्ट क्या चल रहा है इस चैप्टर में। सबसे पहले हमने पढ़ा कि कंपनी इनकॉर्पोरेट कैसे होगी, उसके स्टेप्स। फिर उसके बाद हमने देखा कि इनकॉर्पोरेशन में 2 अहम तरीन डॉक्यूमेंट्स जो प्रिपेयर होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को डिटेल में पढ़ रहे हैं। पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में इसके एलिमेंट्स पढ़े,
हमें पता चला कि मेमोरेंडम एसोसिएशन में नेम होता है, प्लेस है, लायबिलिटी है, शेयर कैपिटल क्लास है, ठीक है, और इसके अलावा फिर एसोसिएशन सब्सक्रिप्शन क्लास। अब हम उनमें से कुछ क्लासेस को डिटेल में पढ़ रहे हैं। कल के लेक्चर में कौन से वाली क्लास हमने डिटेल में पढ़ी? नेम क्लास। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस, अल्टरेशन इन प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस। अच्छा, एक कंसेप्ट है कि प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस है क्या, ये हमने वो मेमोरेंडम के एलिमेंट्स जहां पढ़े वहां पढ़ लिया कि प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस से मुराद ये होती है कि वो बिजनेस जिसमें कंपनी जो है उसका मेजर रेवेन्यू उस बिजनेस से, उस टाइप, उस सेक्टर से कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर रही है, या ज्यादातर कंपनी के एसेट्स जो हैं उस सेक्टर से रिलेट कर रहे हैं, वो होता है प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस जो है वो मेमोरेंडम में लिखना जरूरी होता है। वैसे तो कंपनी रोक टोक नहीं है, कंपनी कोई भी लीगल बिजनेस जो है वो कर सकती है, कोई भी लीगल बिजनेस कर सकती है, लेकिन जो उसका प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस होगा उसे मेमोरेंडम में लिखा होना जरूरी है। बाकी जो छोटे मोटे लाइन ऑफ बिजनेस है उन्हें लिखा होना जरूरी नहीं है, ठीक है। ये हमने कंसेप्ट पढ़ लिया मेमोरेंडम वाले में। आज हम ये स्टडी करने जा रहे हैं कि अगर प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस है उसकी अल्टरेशन करनी है, उसमें हम उस प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस को चेंज करना चाहते हैं, तो चेंज करने के लिए प्रोसेस क्या होगा हमारा, ठीक है। प्रोसेस सिंपल है। पहले कंसेप्ट समझ आ गया आपको, हम क्या समझने जा रहे हैं। कहता है सबसे पहले तो ये देख ले रीजंस क्या हो सकती है अल्टरेशन की, क्यों जरूरत पड़ सकती है कंपनी को अपना प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस को चेंज करने की। अच्छा, आपको एक थोड़ा सा कंसेप्ट हटके बता दूं, पुराने जमाने में प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लास को ऑब्जेक्ट क्लास समझा जाता था, ऑब्जेक्ट क्लास कहा जाता था। इसे कभी पास पेपर के क्वेश्चन करते हुए आपको अगर कहीं पे नजर आए ऑब्जेक्ट क्लास, तो आपके जहन में फौरन आ जाए ये क्या कहना चाह रहा है, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लास। तो कहता है रीजन फॉर अल्टरेशन क्या होगी। पहले कह रहा है टू चेंज प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस। टेक्सटाइल सेक्टर में काम कर रहे थे, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस है टेक्सटाइल का, हमने कहा नहीं शुगर सेक्टर में जाते हैं, हमने कहा ऑटो सेक्टर में जाते हैं, ठीक है। क्या चेंज कर सकते हैं प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस? बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। एक रीजन तो ये हो सकती है कि आप उसको चेंज कर दें। दूसरी रीजन ये हो सकती है कि हम प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस तो है, उसमें हम ऐड करना चाहते हैं एक ऐसा बिजनेस जिसको करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से लाइसेंस या अप्रूवल की जरूरत है, ठीक है। याद रखें, हम वैसे तो लीगल बिजनेस कुछ भी कर सकते, इलीगल बिजनेस तो पाकिस्तान में प्रोहिबिटेड है, वो तो किसी सूरत में भी नहीं कर सकते, जैसे स्मगलिंग वगैरह किसी सूरत भी नहीं कर सकते। लीगल बिजनेस भी जो मर्जी कर सकते हैं आप, लेकिन कुछ बिजनेस ऐसे हैं जिनको आपको करने के लिए आपको अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी गवर्नमेंट की तरफ से या रेलिवेंट अथॉरिटीज की तरफ से। जैसे कि आप पाकिस्तान में आप अपनी मर्जी से किसी को भी आप बिजली सप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सकते हैं, नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन की जरूरत पड़ेगी। इसी तरह अगर आपने पाकिस्तान में बिजनेस कोई भी खोल सकते हैं, बैंक का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आपको इसके लिए स्पेसिफिकली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास भी रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है, अप्रूवल वगैरह लेनी पड़ती है। तो वो ये कह रहा है अगर प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस चेंज करना चाहते हैं तब भी हम इस क्लास को चेंज करते हैं, या अगर आप कोई ऐसी लाइन आइटम इंक्लूड करना चाहते हैं, ऐसा ऑब्जेक्ट इंक्लूड करना चाहते हैं जिसके लिए गवर्नमेंट की परमिशन की जरूरत है, तो फिर भी आपको अपना जो प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस की क्लास है इसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर है अप्रूवल लेनी है। हमने कहा ठीक है, ये तो हमें पता चल गया कि रीजंस क्या हो सकती है अल्टरेशन के। फिर इसके बाद कहता है प्रोसीजर क्या होगा अल्टरेशन का। स्पेशल, देखिए एक जनरल रूल बता देता हूं, मेमोरेंडम में कुछ भी आपने चेंज करना है स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मेमोरेंडम एसोसिएशन चेंज होना एक आम मैटर तो नहीं है। आम मैटर रूटीन का मैटर होता तो शायद हम कहते हैं यार ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चल जाएगी। तो मेमोरेंडम में जब कभी चेंज होगा कौन सी रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड होगी? स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में फर्क तो पता है ना हमें। चलिए इसके बाद क्या करना है, कहता है अल्टर्ड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन फाइल करे रजिस्ट्रार को, कब? विद इन 30 डेज।
एग्जैक्टली वही प्रोसीजर है जो नेम चेंज का प्रोसीजर था। याद करें, नेम चेंज में ये चीजें नहीं थी, स्पेशल रेजोल्यूशन पास की थी और उसके बाद रजिस्ट्रार के पास ऑर्डर्ड मेमोरेंडम फाइल किया था विद इन 30 डेज, वही चीज है। और कह रहे हैं नोट कर ले, इसमें रजिस्ट्रार के पास जाके हमने रजिस्ट्रेशन करवाई है, कमीशन की अप्रूवल की जरूरत नहीं है हमें, यहां पे कमीशन की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस चेंज करने के लिए कमीशन की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। ये कंसेप्ट समझ आता है? अच्छा, अगर ये कंसेप्ट समझ आता है तो जरा पढ़िए आप लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 में एंड पे क्वेश्चन है 2, 21 और 22। इन दोनों क्वेश्चंस को पढ़ के मुझे बताइए इनमें फर्क क्या है। एक में तो मार्क्स 3 हैं, एक में मार्क्स 5 है। अब मैं कंफ्यूज हूं कि फर्क किस चीज का है, जरा पढ़ के बताइए, समझ आता है आपको? जी नहीं, सेम नहीं है। 21 वाले में अल्टरेशन का वर्ड अंडरलाइन कीजिए। इसका मतलब है 21 वाले में हमने सिर्फ उसे अल्टरेशन के हवाले से डिस्कशन करनी है। आप उसे रीजन बताएं, सर ये 2 रीजन है जिनमें अल्टरेशन हो सकती है और ये प्रोसीजर अल्टरेशन का। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस होता क्या है इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, वो जो हमने मेमोरेंडम में पढ़ा था। 21 में बताने की जरूरत नहीं, लेकिन 22 के क्वेश्चन को पढ़े, इसमें अल्टरेशन का वर्ड यूज नहीं कर रहा, उसने क्वेश्चन को जनरल रखा है कि प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस के बारे में बताएं। इसका मतलब है प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस के बारे में हमें जो कुछ पता है, कह रहा है वो सारा कुछ बता दो, और फिर मार्क्स भी ज्यादा है। तो इस क्वेश्चन में इसका मतलब है हमने ये तो प्रोड्यूस करना ही करना है, ये भी प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस से रिलेट कर रहा है कंसेप्ट। इसके साथ ही साथ प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस का जो इंट्रोडक्शन था, जो मेमोरेंडम में लिखा होता है, हमने उसको भी प्रोड्यूस करना होगा। देखिए क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट भी कर रहे हैं, जहां पे उसने स्पेसिफाई कर दिया अल्टरेशन, सिर्फ अल्टरेशन करना। जहां पे उसने कहा प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस, क्वेश्चन को जनरल रखा, हमने सारे कंसेप्ट कवर करना है। किसी क्वेश्चन में जाके कह देगा प्रोसीजर फॉर अल्टरेशन ऑफ प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस बताइए, तो उस क्वेश्चन में फिर हमने क्या करना होगा भला? उसमें अब सिर्फ प्रोसीजर, उसमें फिर ये भी नहीं लिखना होगा, उसमें फिर हमने ये रीजंस भी नहीं लिखनी होगी, सिर्फ प्रोसीजर लिखना होगा। तो ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट जो है, इसको जरा समझना सीखिए कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में हमसे क्या क्या चीजें एक्सपेक्ट कर रहा है। ठीक है, फर्क समझ आ रहा है ना? अल्टरेशन, प्रोसीजर या जनरल वो कह दे कि प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस के बारे में बताइए, तो इनमें फर्क क्या है? जी रीजन ये लिख दीजिए। हाँ, रीजन शायद इधर नहीं लिखी हुई, रीजन नहीं लिखी हुई तो ये लिख लीजिए, ये 2 रीजन जी। नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलें। अच्छा, ये बस एक क्लास होगी। अब देखिए हमारी नेम क्लास हो गई, डिटेल में पढ़ लिया, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लास हो गई, फिर इसके बाद हमारी अब आती है प्लेस क्लास। प्लेस क्लास ये अच्छा बताइए कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो प्लेस क्लास है, इसमें क्या लिखते हैं हम? कंप्लीट एड्रेस लिखते हैं, प्रोविंस लिखेंगे या पार्ट ऑफ द प्रोविंस। ठीक है, उसने एक क्वेश्चन में कहा मुल्तान से लाहौर में कंपनी ने ऑफिस शिफ्ट किया, मेमोरेंडम अल्टरेशन की जरूरत है? हमने कहा नहीं, क्योंकि सेम प्रोविंस में है। उसने कहा अच्छा फिर बताओ और क्या करना होगा? तो ये देख लीजिए, अगर हम अपना ऑफिस इस सड़क से साथ वाली सड़क पे भी शिफ्ट करते हैं ना, मेमोरेंडम में चेंज की जरूरत नहीं है, लेकिन रजिस्ट्रार को हमें कम्युनिकेट करना पड़ेगा हमारा नया एड्रेस ही है, क्योंकि रजिस्ट्रार के साथ हमारी रूटीन की कम्युनिकेशन होती रहती है। तो मेमोरेंडम की अल्टरेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन रजिस्ट्रार को कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि हमारा नया एड्रेस ये है, ताकि अगली दफा उसने जो भी नोटिस वगैरह हमें भेजने हैं हमारे नए एड्रेस पे भेजे। और फिर कहते हैं फर्ज कीजिए, आपको पता है कि रजिस्ट्रेशन ऑफिस टोटल कितने हैं पूरे पाकिस्तान में? 8। और इसमें पंजाब में शायद 3 हैं, एक लाहौर
फैसलाबाद और मुल्तान। इसका मतलब है मुल्तान रीजन में रजिस्ट्रार कोई और होगा, फैसलाबाद रीजन में रजिस्ट्रार कोई और होगा, लाहौर रीजन में रजिस्ट्रार कोई और होगा। कंसल्ट पे कर रहे हैं, एक कंपनी मुल्तान से उठ के लाहौर में आ गई, मेमोरेंडम में अल्टरेशन की जरूरत है नहीं, और क्या करना है, लाहौर वाले रजिस्ट्रार को बताना है सर अब हमारा एड्रेस ये है, बता दिया। एक एडिशनल बात और कहते हैं उस कंपनी का जितना भी रिकॉर्ड है ना पुराना रजिस्ट्रार के पास, आपको पता है हम रिकॉर्ड नोटिस वगैरह भेजते रहते हैं जमा, वो कहते हैं वो भी मुल्तान वाले रजिस्ट्रार से उठा के लाहौर वाले रजिस्ट्रार को रिकॉर्ड शिफ्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि कंपनी का आधा पिछला रिकॉर्ड जो है वो मुल्तान वाले के पास है और नए सिरे से कहानी हमने शुरू करनी है लाहौर वाले रजिस्ट्रार के पास, ऐसा नहीं होगा। बल्कि कहता है पिछला पूरा रिकॉर्ड भी इस रजिस्ट्रार को शिफ्ट करवाना है, और लॉजिकल रिक्वायरमेंट आता है कि उसे पीछे पूरी कहानी पता हो कि कंपनी क्या करती रही है। तो ये कंसेप्ट, ये इन दो सिचुएशन में जो मैंने डिस्कस किए, इनमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में तो अल्टरेशन की जरूरत नहीं है। अल्टरेशन की जरूरत कब होगी, जब हम किसी प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में या पार्ट ऑफ पाकिस्तान नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ प्रोविंस उसमें शिफ्ट कर रहे हो ऑफिस। स्टेप्स क्या है, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 क्या करना है, देखिए वही आपको जनरल, आपने मेमोरेंडम में कोई भी क्लास चेंज करनी है, स्पेशल रेजोल्यूशन, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं। आगे चले, अप्लाई करना है कमीशन को ऑर्डर के लिए। भाई ये क्या चीज आ गई, हम तो रूटीन में अप्लाई करते थे रजिस्ट्रार को, नेम क्लास चेंज की, रजिस्ट्रार से अप्रूवल करवाई लेने के लिए गए, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस चेंज किया, रजिस्ट्रार से अप्रूवल लेने के लिए गए। अब ये प्लेस क्लास के लिए कमीशन से अप्रूवल की जरूरत क्यों है, थोड़ी सी कहानी सुन लीजिए इसमें। एक कंपनी कराची में है, ठीक है, कंपनी जो है वो कराची में, उसने कराची के इन्वेस्टर से पैसे लिए, लोन लिया फर्ज कीजिए कराची के इन्वेस्टर से, और फिर उसके बाद लोन लेने के बाद अपना ऑफिस शिफ्ट कर दिया लाहौर, रजिस्टर ऑफ शिफ्ट कर लाहौर। अब उधर कराची वाला बंदा जिसने लोन दिया है वो अब कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव को फोन करा है, सर जी वो आपने लोन लिया था पैसे, वो कह रहा है सर ऐसा कीजिए कि आप लाहौर आ जाइए, आपको पेमेंट कर देते हैं। वो लाहौर आया, उसने उसे कहा सर कितने पैसे देने, 10 मिलियन देना है, अच्छा ये लीजिए 5 लाख रुपया। उसने कहा 5 लाख रुपया सर, 30-40 हज़ार तो मेरा 50 हज़ार आने जाने में लग जाएगा, और फिर वहाँ टाइम भी इतना ज़ाया हुआ, ठीक है। वो कहा नहीं सर बाकी भी हम आपको ऐसा ऐसा करके दे देंगे। अब मुझे ये बताइए कि अब जिस बंदे ने पेमेंट रिसीव करनी है वो कराची से लाहौर हर दफ़ा चक्कर लगाया, कभी पता नहीं पेमेंट होती है कभी नहीं होती, जब पेमेंट होती है उसे थोड़े पैसे मिलते हैं, उसकी तो अमाउंट डूब गई एक तरह से, है कि थोड़े थोड़े करके पैसे मिल जाएंगे उसको, लेकिन इन्वेस्टर जो है ना इसको समझते हैं, कहते हैं ये हमारी रकम खराब हो गई है, अब इससे हम कोई अपना प्रोजेक्ट तो लगा नहीं सकते। इस चीज को रोकने के लिए कि ये ना हो कंपनी लोन किसी एक जगह से ले और फिर उसके बाद ऑफिस दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर दे, तो जो कंपनी के क्रेडिटर्स होंगे उनको तो प्रॉब्लम होगी रिकवरी में। इसलिए एससीसीपी ने कहा कि क्रेडिटर के इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए मैंने ये प्रोविजन रख दी कि जब कभी आपने प्लेस क्लास चेंज करनी है, यानी एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में जाना है, आप रजिस्ट्रार के पास तो बाद में जाएं, पहले मेरे से आके ऑर्डर इशू करवाएं कि आपको इजाजत दी जाए प्लेस क्लास चेंज करने की। और जेहन में रखिए यहाँ पे उसने ये लिखा नहीं हुआ, लेकिन होता क्या है जब कमीशन के पास जाते हैं, कमीशन कहता है अपने सारे क्रेडिटर्स की लिस्ट मुझे दो, और सारे क्रेडिटर से पूछता है कि कंपनी अपना ऑफिस शिफ्ट कर रही है, आपको कोई इतराज तो नहीं है। जिस क्रेडिटर को इतराज हो वो कहता है मैं ऑर्डर तब इशू करूंगा, पहले इस क्रेडिटर की पेमेंट रिलीज करो। तो क्रेडिटर्स को उसने सिक्योर किया। अब खुद बताइए कमीशन की ये जो रिक्वायरमेंट है ये अच्छी है कि नहीं? क्रेडिटर्स के लिए बिल्कुल अच्छी है। तो पहली स्पेशल रेजोल्यूशन, ये तो कंपनी का इंटरनल मैटर हो गया, स्पेशल रेजोल्यूशन बंद कमरे में पास कर ले। फिर इसके बाद किसके पास जाना है? कमीशन के पास। कमीशन जो है वो अपनी तसल्ली कर लेगा, क्रेडिटर से पूछ लेगा। जब तसल्ली हो जाएगी किसी को इतराज नहीं है तो फिर एक ऑर्डर पास होगा और कमीशन का कोई अथॉराइज्ड ऑफिसर उस ऑर्डर को सेंड करेगा
एक कॉपी कंपनी को और एक कॉपी रजिस्ट्रार को, उस ऑर्डर की कॉपी। और वो कहता है ये ऑर्डर की कॉपी जो है ये फॉरवर्ड की जाएगी विद इन 7 days, ठीक है, विद इन 7 days। कॉपी ऑफ ऑर्डर अगर अल्टरेशन जो है की जाती है तो ये 7 days में अगर ऑर्डर इशू हो जाए, अगर अप्रूव हो जाता है, अगर कमीशन ऑर्डर नहीं देता तो फिर तो जाहिर है वो फॉरवर्ड नहीं करेगा। अगर ऑर्डर इशू हो गया तो एससीसीपी का ऑफिसर उस एक कॉपी कंपनी को इतला मिलनी चाहिए ना, उसने तो अप्लाई किया है, रजिस्ट्रार को भी ऑर्डर की कॉपी इशू करेगा, रजिस्ट्रार को तसल्ली हो जाए कि वाकई एससीसीपी ने इजाजत दे दी है ऑफिस चेंज करने की। यहां तक क्लियर। इसके बाद अब क्या होगा कि अब रूटीन वाला मैटर कि कंपनी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो उसने ऑर्डर किया है उसको रजिस्ट्रार के पास जमा करवाएगी रेजोल्यूशन की कॉपी के साथ। ये रेजोल्यूशन की कॉपी नॉर्मली हम मेमोरेंडम, अल्टर्ड मेमोरेंडम के साथ क्यों लगाते हैं? आपने देखा होगा जहां कहीं अल्टर्ड मेमोरेंडम कहता है रजिस्ट्रार को जमा कराओ रजिस्टर करवाने के लिए, साथ में कहता है रेजोल्यूशन की कॉपी भी लगाओ ताकि पता चले वाकई अल्ट्रेशन सही हुई है कि नहीं, लॉ के मुताबिक हुई है कि नहीं, जेन्युइन है। अब जो कंपनी ने अल्टर्ड मेमोरेंडम और रेजोल्यूशन जमा करवानी है रजिस्ट्रार को ताकि रजिस्ट्रार अपने रिकॉर्ड में एंट्री कर ले, जब रजिस्ट्रार अपने रिकॉर्ड में एंट्री कर लेता है तो उस वक्त प्रोसेस फाइनल हो जाता है। वो कहता है इसके लिए आपको 30 दिन दिए जाते हैं। 30 दिन जब ऑर्डर इशू हुआ, देखिए जब एससीसीपी ने ऑर्डर इशू किया 7 दिन के अंदर अंदर उसकी कॉपी सेंड करनी है। एक एससीसीपी करेगा या उसका ऑफिसर करेगा कोई। एक कॉपी किसको सेंड करनी है ऑर्डर की? एक कंपनी को, दूसरी रजिस्ट्रार को। और उस ऑर्डर की डेट के 30 दिन के अंदर अंदर कंपनी ने रजिस्ट्रार को जाके अपनी डॉक्यूमेंट्स जमा करवा देनी है ताकि वो अपनी रजिस्ट्रेशन कर ले। हाँ, अगर फर्ज कीजिए 30 दिन गुजर जाते हैं फिर क्या होगा? कंपनी नहीं पहुंच सकी 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार के पास। एससीसीपी ने ऑर्डर इशू किया 15 अप्रैल को। इसका मतलब है 22 अप्रैल से पहले पहले एससीसीपी के बंदे ने इस नोटिस को भेजना है रजिस्ट्रार को और कंपनी को। फर्ज कीजिए कंपनी के पास ये नोटिस पहुंचा 25 अप्रैल को। ऑर्डर की डेट है 15 अप्रैल, कंपनी के पास पहुंचा 25 अप्रैल। तो कंपनी के पास कितने दिन है अब ऑल्टर्ड मेमोरेंडम रजिस्ट्रार को देने के लिए? बाकी 20 डेज, क्योंकि 30 डेज जो काउंट करने हैं ना डेट ऑफ ऑर्डर से करने हैं, डेट ऑफ रिसीट ऑफ ऑर्डर से नहीं करने। ऑर्डर की डेट 15 है, मिला कंपनी को 25 को, लेकिन 30 दिन डेट ऑफ ऑर्डर 15 से काउंट हो गए। अच्छा, फर्ज कीजिए किसी वजह से डिले हो गया और कंपनी जो है वो मई तक, 10 मई तक इस ऑर्डर जो है इसकी कॉपी जो है फॉर एग्जांपल 25 मई तक इस ऑर्डर की कॉपी सेंड नहीं कर सकी रजिस्ट्रार को। अब क्या करें? क्या दोबारा से सारा काम करना चाहिए कि स्पेशल रेजोल्यूशन भी दोबारा से हो, दोबारा से नए ऑर्डर के लिए कमीशन के पास जाएं, कमीशन दोबारा से क्रेडिटर्स को बुला के उनसे एनओसी ले और फिर दोबारा से ऑर्डर? ऐसा होना चाहिए कि एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर देना चाहिए? उनका घबराने की, परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर आपको एक्सटेंशन चाहिए तो आप हमारे पास आ सकते हैं। 30 दिन पूरे होने से पहले भी आ सकते हैं, 30 दिन पूरे होने के बाद भी आ सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास वैलिड रीजन है, आप हमें सफिशिएंट रीजन देते हैं कि जी किस वजह से डिले हुआ, तो परेशान होने की जरूरत नहीं, हम आपको एक्सटेंशन दे देंगे। बहरहाल अगर फर्ज कीजिए एक्सटेंशन की तरफ बात नहीं है तो वो सिचुएशन थी अगर एक्सटेंशन की जरूरत पड़े, एक्सटेंशन की जरूरत नहीं पड़ी, विद इन 30 डेज रजिस्ट्रार के पास चले गए ऑर्डर्ड मेमोरेंडम लेके, तो अब रजिस्ट्रार क्या करेगा? वो जो उसने करना होता है वो रजिस्टर करेगा और एक सर्टिफिकेट हमें दे देगा कि भाई ये हम सर्टिफिकेट इस बात का सबूत है कि मैंने अपने पास रजिस्ट्रेशन कर लिया। क्लियर हो गई ये बात? अच्छा, मुझे बताइए क्या प्लेस क्लास चेंज होगी तो नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू होगा?
जी नहीं होगा। तो वो कौन सी चेंज होती है मेमोरेंडम में जिसमें नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू होता है? नेम में। याद है कल हमने ये पढ़ा था, नेम में। ठीक है, उसके लिए नया सर्टिफिकेट। यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नहीं कर रहा, हाँ वैसे एक रसीद दे रहा है उनको कि भैया ये आपकी चेंज कर लिया है, ये रख लें ताकि सनद रहे और बवक्त जरूरत काम आ, बस वो सनद है इसकी। जी क्लियर हुआ कुछ प्रोसीजर? आपको क्विक से रिवीजन कर लेते हैं 1 मिनट में। अगर कोई भी कंपनी अपनी प्लेस क्लास चेंज करना चाहती है, सबसे पहले क्या करे? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करे। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के बाद कमीशन के पास जाना है। आप डायरेक्ट रजिस्ट्रार के पास नहीं जाए, कमीशन से ऑर्डर ले। ऑर्डर अगर इशू हो गया तो फिर क्या होना है? जो कमीशन के ऑफिसर ने कितने दिन में ऑर्डर की कॉपी सेंड करनी? 7 दिन में। और फिर कंपनी ने कितने दिन में जाना है रजिस्ट्रार के पास? 30 दिन में। अगर किसी वजह से 30 दिन में ना जा सके, एक्सटेंशन किससे ले ले? कमीशन से एक्सटेंशन ले लें। और अगर विद इन ड्यू डेट वो रजिस्ट्रार के पास पहुंच जाते हैं, रजिस्ट्रार क्या करेगा? सर्टिफिकेट इशू कर देगा। फिर ठीक है, एंड पे फिर आपको याद करवा रहा है, केस स्टडी में मार ना खाएं, ताकि आप कि अगर सेम प्रोविंस में शिफ्ट है उसके लिए जरूरत नहीं है SCCP क्या, उसके लिए मेमोरेंडम की अल्टरेशन की भी जरूरत नहीं है। देखिए वही कंसेप्ट गलत हो गया ना। सेम प्रोविंस में अगर शिफ्ट करना चाहते हैं तो ना SCCP की जरूरत है अप्रूवल की, ना रजिस्ट्रार की अप्रूवल की जरूरत है। क्यों? मेमोरेंडम चेंज हो ही नहीं रहा। कुछ बात समझ आई? जी मेरे भाई, 30 दिन के अंदर न्यू रजिस्ट्रार को देना है कि ओल्ड रजिस्ट्रार को? ये न्यू को, ओल्ड को तो नहीं देंगे। ठीक है, न्यू को। जी 0.5 में डेज कैसे? अच्छा डेज काउंट किए 7 डेज और 30 डेज, ये दोनों डेज डेट ऑफ ऑर्डर से काउंट करने हैं, डेट ऑफ ऑर्डर से काउंट करना है। ठीक है जी। जी कमीशन को अप्लाई कर दिया, कमीशन भी उसके बाद उसने किसी क्रेडिट से तो वो देखे कर लेगा। जी आज का लेक्चर का भाई 1 मिनट हार जाए, आज के लेक्चर का यहाँ पे अख्ताम करते हैं।